गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 18 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में आप देख पाएंगे कि कुछ कॉमन आर्टिकल्स होंगे और उन्हें हम सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है बिग बेनिफिशरीज क्लेम इनएबिलिटी टू रिवील पोल बॉन्ड डोनर डिटेल्स। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगेन प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट कब हुआ था? 2017 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? अरुण जेटली के द्वारा किया गया था। वो उस समय पे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब हम देखते हैं कि स्कीम के अंदर क्या बोला जाता है। स्कीम के अंदर एसबीआई बैंक को ये टेंडर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करना है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो इशू होंगे वो एक तो अनोनिमस होंगे, इसके ऊपर किसी भी डोनर का कोई नाम नहीं होगा। दूसरी बात है, ये एक्चुअली डिनोमिनेशन के अंदर ही खरीदे जा सकते हैं। आप 1,000 रुपये का ले लीजिए, 10,000 का, या फिर 1,00,000 का, या 1 करोड़ का। इस तरीके से आप इसको खरीद सकते हो। 15 दिनों का आपको समय मिलता है कि आपने जो बॉन्ड खरीदा है उसको जमा करवा दीजिए, वरना अदरवाइज़ ये अगर कैश नहीं होता है तो क्या होगा? बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। ये था पूरा का पूरा स्कीम। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस जाता है और उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये जो यहाँ पर स्कीम चल रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अब इसको आगे नहीं चलना है। उसी के बाद से इन्होंने स्कीम को यहाँ पर बंद करवाया जा रहा है और उसी के बाद से अब हम देख पा रहे हैं कि कैसे मार्च 4 को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वर्डिक्ट दी जाती है कि एसबीआई को जितना भी यहाँ पर डाटा मिला है, क्योंकि अब उनके पास तो डाटा होता है, उन्होंने तो सभी को बॉन्ड बेचे हैं, वो डाटा वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करवाए ताकि जो इलेक्शंस होते हैं वो जस्टिस से हो चुके, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से हो और फेयर हो, ये बोला जा रहा है। इसके बोलने के बाद में एसबीआई ने काफ़ी डाटा ना नकर करके प्रोवाइड करवाया ही 15 मार्च तक, और उसके बाद में अब जो एक बार पहले भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई थी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो भी अपना डाटा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करवाएं। बीच बीच में बोला गया था, 2019 में भी बोला गया, 2023 में भी बोला गया, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक कर दिया है संडे के दिन को। उसी में से ये बात समझ में आई कि जो बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं जैसे कि बीजेपी पार्टी है, इन्होंने अपना ये तो बता दिया कि हमें टोटल कितना डोनेशन मिला। जैसे बीजेपी को सबसे ज़्यादा 8,000 करोड़ से कुछ लगभग अमाउंट यहाँ पर डोनेशन में यानी कि दान में दिया गया है, लेकिन किन किन लोगों ने उनको डोनेशन दिया है वो डाटा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया। ऐसा ही कांग्रेस की तरफ से भी हुआ है, यानी कि जो भी बिग प्लेयर्स हैं जिनको भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डोनेशन मिला है, उन्होंने उनके जो डोनेशन देने वाले थे उनके यहाँ पर उनको शेयर नहीं किया, उनके नामों को भी शेयर नहीं किया है। हालांकि कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको डोनेशन मिला, उनकी डिटेल हमारे पास है, जैसे कि डीएमके जो कि तमिलनाडु की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है पॉलिटिकल, उसको मिला है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स की तरफ से लगभग 509 करोड़ रुपए। मील भी इसको बोल सकते हैं, या MEIL से लगभग 105 करोड़ रुपए, इंडिया सीमेंट लिमिटेड से 14 करोड़ रुपए, सन टीवी से 10 करोड़ रुपए और त्रिवेणी से यहाँ पर 8 करोड़ रुपए। इसी तरीके से एनसीपी एंड GDS, ये दो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनको बजाज फाइनेंस से 7.5 करोड़ मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी 5 करोड़ कुछ, और ऐसे ही एम्बेसी वगैरह से 22 करोड़ रुपए मिले हैं। अब हम चलते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में क्या बता रहा है कि वही इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ पर डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग अभी तक 2024 तक, 2017 में तो स्कीम शुरू ही हुई है और उसके बाद इसने 2024 तक कितना पूरा का पूरा टोटल जो डोनेशन आया वो किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना मिला है। जैसे कि बीजेपी को हम देखेंगे लगभग 8,500 करोड़ रुपए मिले हैं, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग 2,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तृणमूल कांग्रेस जो है उनको भी यहाँ पर 1,700 करोड़ रुपए मिले हैं, भारतीय राष्ट्र समिति के अंदर 1,500 करोड़ के आसपास उनको मिला है और बिजू जनता दल को 1,000 करोड़ यहाँ पर मिले हुए हैं। 2019 से पहले बीजेपी के पास केवल लगभग 2,500 के करीबन करोड़ रुपए ही आए थे, लेकिन 2019 के बाद जब इलेक्शन होता है दोबारा तो उस समय पे जितना भी अभी तक पॉलिटिकल डोनेशन किया गया उसका 77% जो आप निकालेंगे 8,500 करोड़ में से, वो उनको उसी पॉलिटिकल ईयर के टाइम पे मिला था।
खैर ये कुछ डाटा थे और यही ऐसे डाटा मिलने के बाद में प्रीलिम्स में तो शायद आपसे ना भी पूछा जाए या आ सकता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसे आएगा। लेकिन मेंस में इसमें सवाल उठ जाता है। और मेंस का क्या सवाल हो सकता है कि सबसे पहली बात तो इसमें क्या क्या इश्यूज़ थे, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो क्यों बंद कर देनी चाहिए थी, आप उसको एनालाइज कीजिए, आप उसके पॉजिटिव्स बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, आप उसके नेगेटिव्स बताएंगे और साथ में कंक्लूजन देंगे। उसके बाद दूसरा रीजन बनता है कि क्या इसकी वजह से सच में जो सिस्टम है ये अनफेयर हो जाता था, और अनफेयर हो जाता है तो कोई इसके अलग आप बिहाफ पे कोई अदर जो है वो सिस्टम यहाँ पर बताइए जिससे हम इसमें सुधार ला सके। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो इसमें आ सकते हैं। घबराइए मत, हम इसके लिए बहुत जल्दी एक पर्टिकुलरली ऐसे ही मेंस के आंसर की फॉर्म में एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगी ताकि आपका पूरा टॉपिक ही अच्छे से कवर हो जाए। और उसके अलावा मंथली मैगजीन तो हम करते ही हैं, उसमें तो इसका डिस्कशन होगा ही। खैर अभी हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको जितने भी आर्टिकल यहाँ डिस्कस होते हैं वीडियो के अंदर उनकी शॉर्ट समरी, यानी कि एक तरीके से आपको क्या मिल जाते हैं, प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाते हैं। जितने भी न्यूज़पेपर से यहाँ पर आते हैं, जो भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सवाल बनाए जाते हैं उसी के पोर्शन में यहाँ पर वो मिल जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको मेंस का आंसर राइटिंग, अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उसका आंसर कैसे बन सकता है, वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। और जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं उसी की PDF फॉर्म में आपको PPT भी मिल जाती है, जो कि आप बाद में रात को सोने से पहले रिवाइज कर सकते हैं। अब ये सब मिलेगा कहाँ पर, ये UPSC स्प्रिंट नाम का चैनल है टेलीग्राम पर, आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है नो मेजर चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और वेजेस इन 10 ईयर्स। देखिए पिछले 10 सालों के समय में अभी तक कोई भी ना तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर खासा चेंज आया है और ना ही यहाँ पर वेजेस के अंदर यानी कि वेतन के अंदर कोई खास चेंज आया है। इसके क्या क्या प्रमाण है हमारे पास, देखिए हमने एक्चुअली में बहुत सारा डाटा यहाँ पर लिया और उस डाटा को कंपेयर करने के बाद 2011 से लेके, एक डिकेड की बात हो रही है। डिकेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, डिकेड का मतलब होता है एक दशक यानी कि 10 साल। तो एक डिकेड के अंदर 2011 से 12 से लेके 2022-23 तक अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे यहाँ पर जो मैन है 2011-12 में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम देख सकते हैं ये कैजुअल एम्प्लॉयड है। तो लगभग 51% जो लोग पहले खुद ही काम करते थे वो 56% बढ़ गया है। और यहाँ पर वुमेन की कैटेगरी में भी अगर हम देखते हैं तो 51 से 53 होके जो 56% महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क करती थी, खुद ही जिस काम में लगी हुई थी, वो 64% हो गया। यानी कि वुमेन जो है वो ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम करती है यहाँ पर मैन से। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें हम देख पाएंगे कि मैन के लिए 28.2% था 2011-12 में और अब ये 22.8% हुआ है। तो कोई ये तो घट गया है एक्चुअली में। फिर हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए भी 28.7% था जो कि 17.1% का रह गया है। फॉर्मल अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कामकाज की बात करें, जो फॉर्मल सेक्टर्स में लगता है जिसको आपको हर महीने वेतन मिल जाता है, सैलरी मिल जाती है, 2011 में वो यहाँ पर मैन जो होते हैं उनके लिए लगभग 20.3% था और जो यहाँ पर 2022 का डाटा बताता है वो बताता है 23%। तो काफ़ी मात्रा में हम देख पाएंगे कि 3% से लगभग ये बढ़ा हुआ है। फीमेल के लिए 14.8% है, हम इसको 15% भी मार सकते हैं और 2022-23 में ये 18.6% हुआ। यानी कि थोड़ी बढ़ोतरी तो आई है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है। यहाँ पर एक बात बोली गई कि कैसे 2019 के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हर साल कंट्री में 2.5 करोड़ जॉब्स बढ़ रही हैं। तो अगर हम डाटा को एनालाइज करें तो ये बात सच्चाई नज़र नहीं आती है। हालांकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर बढ़ रहा है, लोग जो खुद से काम कर रहे हैं वो ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन फॉर्मल जो सेक्टर है उसके अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा जो चार्ट हमारे सामने है वो बता रहा है ईयर वाइज एवरेज जो वीकली वेजेस, जो हफ्ते के आपको वेतन यहाँ पर मिलता है, वो अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाए मेल या फीमेल के रेगुलर सैलरीज वर्कर के लिए, कैजुअल लेबर्स के लिए, उन सबको हम देखेंगे। तो ये देखिए कि कैसे एक हफ्ते में मेल जो रेगुलर सैलरी का काम करते हैं उनको 3,000 रुपये यहाँ पर पहले मिलते थे और अब वो घट कर बल्कि 2791 तक हो गया है।
फीमेल जो एवरेज वीकली वेजेस कमाती थी वो 2,000 रुपये होता था, जो कि रेगुलर लगी हुई है काम पे किसी पे, वो अब 2135 रुपये हो गया, वो थोड़ा सा बढ़ा है। मेल जो कैजुअल लेबरर हैं, यानी कि वो खुद ही उनको अपना किसी कैजुअल हिसाब से जाना है नहीं जाना, वो 1,000 से 1,200 बढ़ गए हैं। और फीमेल का यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट अराउंड 600 रुपीज़ से 704 रुपये तक हो गया है, जो कि कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे तो आपको हो सकता है कि नंबर्स में यहाँ पर इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है, एक चीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करेंगे महंगाई के साथ में, मान लीजिए महंगाई, कभी जो एक फूड बास्केट हमारी होती है, खाने का जो सामान था पूरे हफ्ते का, वो 500 रुपये में 2010 रुपये में अगर आ रहा था, तो अब वही आ रहा है 800 रुपये में। लेकिन आपका वेतन कितना बढ़ा है? 500 रुपये से आपका वेतन पहले 600 रुपये होता था, फीमेल का जो कैजुअल लेबर है वो बढ़ा है 704 रुपये। तो आप महंगाई देखिए कि महंगाई में डिफरेंस है यहाँ पर 300 रुपये का, लेकिन वेतन में डिफरेंस हम देख पाएंगे 204 रुपये का। तो इसी वजह से ये महंगाई से एक्चुअली में इसको एडजस्ट नहीं किया गया, और यही प्रॉब्लम है कि वेजेस बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, वो अगर हम ढंग से देखें तो असलियत में कई बार क्या हो गया है कि वेजेस कम भी रह गए हैं, कुछ बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही है। चार्ट 4 की तरफ देखते हैं, जो कि बताता है ईयर वाइज शेयर ऑफ नेशनल वेल्थ, कि नेशनल वेल्थ में कितना जो अमीर इंसान होते हैं उन्होंने कितना लिया है यहाँ पर, खासकर 10% जो है, और जो पुअरेस्ट 50% है पॉपुलेशन के। तो देखिए जो सबसे अमीर है और अमीरी में 10% में आते हैं भारत में, वो पहले 40% उनके पास पैसा होता था पूरे इंडिया का, अब वो बढ़ के 64.5% हो गया है। जो गरीब लोग थे, जो गरीबी में भी हम कितनों की बात करें, 50% की, मान लीजिए पॉपुलेशन कितनी है हमारी, टोटल 100%, उनमें से 10% तो वो हो गए जो टॉप के अमीर हैं यहाँ पर, और 50% वो हैं जो यहाँ पर पॉवर्टी या फिर हम इसको पुअर मान सकते हैं। अब जो पुअरेस्ट थे वो 10%, इनके पास 50% पॉपुलेशन, यानी कि 50 लोग ही आप इसको सोच लीजिए, इनके पास 10% आमदनी है, 10 रुपये है। आप सिंपल और शब्दों में मैं आपको समझाऊँ तो मानिए 50 लोग हैं और उनके पास 10 रुपये हैं। यहाँ पर जो अमीर है वो 10 लोग हैं और उनके पास 64 रुपीज़ है या 65 रुपीज़ है। ये इस तरीके से आप फ़र्क समझ सकते हो, और ये होता है रिचनेस और पुअर का यहाँ पर गैप, कि देखिए कैसे ये गैप 2010-11 में भी कम था, लेकिन ये और बड़ा होता जा रहा है, और अब आप 2023-24 में देखेंगे कि सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो यही इसी वजह से बार बार ये स्टेटमेंट आती है कि जो गरीब और अमीर है उनके बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, हमें डाटा दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है अमिड नेपाल्स पॉलिटिकल टर्मोइल, टास्क फॉर इंडिया। देखिए नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है यहाँ पर पुष्पा कमल दाहाल प्रचंडा। उनको दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाना पड़ा है, जिसमें से वो जीत गए हैं। हालांकि उनका जो लोअर हाउस है, या फिर लोअर हाउस को आप लोकसभा की तरह भी देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है, उसमें टोटल 275 मेंबर हैं। उनमें से उनको प्राइम मिनिस्टर बनते हुए जो रखना चाहते थे वो यहाँ पर 157 मेंबर्स थे, जिन्होंने अपना सपोर्ट उनकी तरफ दिखाया। और हमें पता है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो कब होता है। देखिए आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से इसको समझ लीजिए, फिर नेपाल का समझना भी आसान हो जाएगा। क्या होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? जब आप एक प्राइम मिनिस्टर है, जब कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कब बनती है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो गवर्नमेंट बनती है यहाँ पर मेजॉरिटी के साथ। जिसके पास भी ज़्यादा यहाँ पर वोट्स होंगे वो क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, और उसी का लीडर क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक बात है। अब मान लीजिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, लेकिन उनके पास जो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी मेजॉरिटी है, इसी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि अब हम इनके साथ अपना सपोर्ट नहीं रखना चाहते और अब हम इनके साथ नहीं हैं। अब क्या करेंगे, अब इनको देखने के लिए कि सही में आज भी इनके पास मेजॉरिटी है या नहीं है, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया जाएगा। इसमें क्या होता है, लोकसभा के प्रति ही, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेवार होती है, तो लोकसभा में ही जो आपके यहाँ पर स्पीकर होंगे वो वोट करवाएंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से मतलब यही होता है कि जितने, मान लीजिए हमारे यहाँ पे कितने हैं,
43 हमारे लोकसभा के मेंबर हैं और उनसे सभी को एक एक वोट करना पड़ेगा। अब जो वो वोट करेंगे उसको बाद में काउंट किया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में कितने वोट आए हैं और प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कितने वोट आए हैं, इन दोनों को। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वोट नहीं करते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सेंटी। तो जो वोट हुए हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट किया जाएगा। मान लीजिए 543 में से उस दिन प्रेजेंट थे 500 और उनमें से उन दिन वोट किया यहाँ पर 498 ने, ठीक है। अब जो ये 498 ने वोट किया है इसमें से हम देख पाएंगे कि 250 लोग ऐसे हैं या फिर 451 पीपल एमएलएज या एमपीज ऐसे हैं, सॉरी नॉट एमएलएज, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया है। अब आप देख पाएंगे कि ये तो ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी हो जाता है टोटल अमाउंट ऑफ नंबर में से। तो ये जो मेजॉरिटी है अगर इसमें आप सपोर्ट पा लेते हैं तो आप क्या रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। अगर आपकी ये सपोर्ट नहीं होता है, मान लीजिए 251 लोगों ने क्या किया है, आपको जितने प्रेजेंट से उनकी मेजॉरिटी में से उन्होंने अपना सपोर्ट अगेंस्ट में किया है, यानी कि हम नहीं चाहते और हम इनके साथ में नहीं खड़े हैं। अब क्या होगा, अब प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर है, चाहे वो एक ही साल हुआ हो, टोटल कितने साल के लिए गवर्नमेंट बनती है, 5 साल के लिए, ये मायने नहीं रखता है। चाहे उसको एक ही साल अभी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बने हुआ हो, उनको हटा दिया जाएगा, उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब आगे क्या हो, आगे जो होता है वो होता है स्पीकर के हाथ में। स्पीकर के पास ये चॉइस होती है कि अगर किसी और को उनको मेजॉरिटी दिखाई दे रही है तो वो क्या करे, उनको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना दे अपने आप ही विदाउट इलेक्शन। अगर उनको मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी किसी की भी नहीं दिख रही है तो क्या होगा, इलेक्शन होगा। और इलेक्शन के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं भी आ रही है, मान लीजिए इलेक्शन भी उस समय पे नहीं हो सकता है, तो ये भी होता है कि आप 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हो और 6 महीने के बाद आपको अपनी मेजॉरिटी जो है उसको प्रूव करना पड़ेगा। यानी 6 महीने के लिए आप क्या करो, प्राइम मिनिस्टर बन के अपने सपोर्ट को, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है उनको खड़ा कर लीजिए, एमपीज़ को अपनी तरफ कर लीजिए, तब आप प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। अदरवाइज 6 महीने के बाद भी आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। ये होता है इंडियन पार्लियामेंट का पूरा प्रोसेस। अब आप इससे एक शब्द समझ गए होंगे जो कि है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वीओसी, अब ये जो वीओसी है ये हो रही है एक्चुअली में नेपाल के अंदर, क्योंकि नेपाल जो था वो बहुत प्राचीन समय से मोनार्क था, मोनार्की सिस्टम यहाँ पर काम करता था। अब मोनार्की सिस्टम क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी कि लोकतंत्र। मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पर राजतंत्र। तो राजतंत्र यानी कि राजा जो होगा उसी के सामने, उसी के हिसाब से सब कुछ काम यहाँ पर चलेगा। लगभग 239 साल से यहाँ पर नेपाल में क्या चलता है, मोनार्की सिस्टम चलता है। और सडनली 2008 में नेपाल सोचते हैं कि हम लोग एक रिपब्लिक बनेंगे। अब रिपब्लिक क्या होता है, चलिए वो भी मैं आपको समझाऊंगी। बिल्कुल, इंडिया भी एक रिपब्लिक है, साथ में डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ में। रिपब्लिक का मतलब है कि आपका जो हेड होगा वो भी स्टेट का हेड। देखिए 2 हेड होते हैं यहाँ पर, एक होते हैं हेड ऑफ स्टेट, दूसरे होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में कौन है, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। तो आपके जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो एक्चुअली में क्या होंगे, यहाँ पर उनका इलेक्शन होगा और चुनाव से वो जीत कर वहाँ तक पहुँचे होंगे। अब आप लोग पूछेंगे मैम प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो हमने होते हुए अभी सुना नहीं है, कभी हमने वोट भी नहीं किए। बिल्कुल ठीक बात है कि प्रेसिडेंट जो इंडिया में इलेक्शन करते हैं वो एक्चुअली में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। वो कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हो। और जो वोटिंग यहाँ पर होती है वो हम ना करके, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एमपीज़ का चुनाव कर लिया होता है, तो एमपी जो कि हमारे प्रतिनिधित्व हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो वहाँ पर वोट करते हैं और उनकी वोट को सिंगल वोट माना जाता है, एक वोट। ऐसा नहीं होगा कि काउंटिंग जो होगी वो इस तरीके से की जाएगी। तो ये होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जिसमें लोकसभा के मेंबर जो होते हैं प्लस राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो दोनों एक साथ मिलके उनका चुनाव करते हैं।
अब ये सब समझने के बाद अब हम आते हैं नेपाल के ऊपर दोबारा। 2008 में हम देखते हैं नेपाल जो है वो एक रिपब्लिक बन जाता है, और डेमोक्रेसी को लेने के बाद में नेपाल में यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने अडोप्ट की है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब आपको कैसे पता चला कि इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडोप्ट किया है? क्योंकि अगर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होती तो यहाँ पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते वो कौन होते? प्रेसिडेंट होते। अब ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? एक एग्जांपल मुझे बताइए। बिल्कुल सही, यूएसए, अमेरिका में जो है वो क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर ये लेने के बाद में बहुत सालों तक, देखिए 2008-9 में हम देखते हैं कि जो फिलहाल इनके प्राइम मिनिस्टर है प्रचंडा, वो 2008 से लेके 2009 तक भी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर वो 2016 का और 2017 का भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और फिर अब हम देख पाते हैं कि कैसे वो 2023 में भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी वो बनाई थी अलायंस से। अलायंस क्या होती है? संधि करना। तो अलायंस से पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, क्योंकि इनके अकेले के पास मेजॉरिटी नहीं था। इनके अकेले के पास क्या नहीं था? मेजॉरिटी नहीं था। तो इन्होंने अलायंस की, और अलायंस करके एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी यहाँ पर, उसके साथ में जो कि कौन चला रहा था? नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, नेपाली कांग्रेस, और इसको हेड कर रहे थे शेर बहादुर देउवा। तो शेर बहादुर देउवा के साथ एक गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन वो इनको बीच में छोड़ जाते हैं। फिर ये दोबारा एक अदर अलायंस बनाते हैं यहाँ पर नेपाल के साथ में, जो कि था केपी शर्मा ओली के साथ में, जो कि क्या करते हैं? नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ में अलायंस की। और अब हम देखते हैं कि इन्होंने मार्च 4 को इस साल में फिर से ये क्या कर गए हैं कि इन्होंने देउवा को डंप किया और दोबारा से ये ओली के पास में मार्च 4 को चले गए हैं। अब ये जाने के बाद में दोबारा से इनको, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जब इनका अलायंस टूटा है, हमारे यहाँ पर ऐसा एक्चुअली में पॉलिटिकल सिस्टम में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन नेपाल के पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें अगर आपने किसी के साथ में अपनी संधि को तोड़ा है और फिर आप दोबारा किसी के साथ में अलायंस कर रहे हो किसी दूसरे के साथ में, तो आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। तो वही यहाँ पर किया गया और ये मेजॉरिटी इनके पास आई। हालांकि इनकी मेजॉरिटी लगातार, जितनी मेजॉरिटी इनके पास 2008 में होती थी वो लगातार 2023 तक अब क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इनके पास पहले जो मेजॉरिटी थी वो काफ़ी नंबर में होती थी, इनके पास 89 टोटल एमपीज वगैरह थे। फिर इनकी जो मेजॉरिटी है अब बहुत ही कम रह गई। इनके खुद के तो टोटल सिर्फ यहाँ पर 30 ही एमपीज अभी फ़िलहाल में हैं, लेकिन फ़िलहाल में ये क्या है? अभी भी ये यहाँ पर भाग बनाते हैं नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम का और वहाँ के हेड हैं। अब हम देखते हैं कि प्रचंडा जो है वो एक्चुअली में इनका एक थोड़ा सा काला इतिहास भी है, क्योंकि हमें पता लगता है कि कैसे 1996 के अंदर और 2006 में दोनों ही साल ऐसे थे जब माओइस्ट से रिलेटेड इन्होंने इंसर्जेंसी करवाई। और इंसर्जेंसी का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का उत्थान करवा देना, आप लड़ाई कर रहे हो और उसमें लगभग यहाँ पर 17,000 लोगों की मौत हुई। तो ये पूरे के पूरे टाइम पीरियड में माना जाता है। हालांकि जब अब ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं तो ये खुद को एज अ विक्टिम भी बताते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर, और ऑथर का ही ये मानना है कि कैसे इनके ऊपर ये कलंक लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। न्यू दिल्ली के लिए अभी ये टास्क क्यों है? देखिए, दो कारण है। पहली बात तो है कि न्यू दिल्ली जो है वो एक्चुअली में हमारे लिए नेपाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि नेपाल जो है वो एक बफर स्टेट है। अब ये बफर स्टेट क्या होती है? देखिए, बफर स्टेट होने का मतलब होता है कि नेपाल जो है उसको आप बफर स्टेट बोल दीजिए या फिर सैंडविच स्टेट बोल दीजिए। क्योंकि सैंडविच आपने देखा होगा कि सैंडविच एक ऊपर होता है एक नीचे होता है और उसके बीच के अंदर आपकी जो वेजिटेबल्स लगाई जाती है वो होती हैं। तो इसी तरीके से ऊपर की तरफ जो है नेपाल के वो है चाइना, नीचे हम देखेंगे इंडिया को, और ये एक बहुत छोटी स्टेट है जो कि दोनों जो एशिया की जाइंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फंसी हुई है। अब इसको अगर अपनी सॉवरेनिटी को यहाँ पर रखना है, इसको अगर अपनी आज़ादी को रखना है, तो इसको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि इंडिया इस पे अटैक करके इसको अपने अंदर मिला ले या फिर चाइना ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो ये बैलेंस रखता है दोनों ही देशों के साथ में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चाइना की तरफ बिल्कुल बात नहीं करता है क्योंकि इंडिया का दोस्त है। दूसरी बात ये है कि ये खुद को क्लोज्ड भी मानते हैं। अब ये क्लोज्ड कैसे मानते हैं? क्लोज्ड इंडिया के नाम से अपने आप को जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। तो अब ये ट्रेड करेगा तो कैसे करेगा? या तो लैंडमार्क से करेगा। आप क्या कर रहे हो? लैंड से कहीं पर चीज़ों को भेज रहे हो, ठीक है, सेंट्रल एशिया की तरफ में इधर जा सकते हो, लेकिन वो क्रॉस करने के लिए भी या तो आपको इंडिया में एंटर करना पड़ेगा या फिर आपको चाइना में एंटर करना पड़ेगा। दूसरी बात है क्योंकि ट्रेड जो ज़्यादा होता है वो यहाँ पर कैसे होता है? सी रूट से होता है। तो सी तक पहुँचने के लिए भी नेपाल को क्या करना पड़ता है? इंडिया से होकर जाना पड़ता है। अब ये जो ट्रांजिशन का सिस्टम है इसको इंडिया बोलता है ओपन नेपाल के नाम से या ओपन इंडिया के नाम से, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि देखिए हम तो आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, आप लोग बिल्कुल हमारे पास आइए, हम आपको ज़मीन देंगे आपका पूरा ट्रेड करने के लिए। लेकिन नेपाल का पर्सपेक्टिव ये है कि वो इंडिया से क्लोज्ड है, यानी कि बंद किया हुआ है इंडिया की तरफ से पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं कि कैसे इंडिया ने फॉरेन रिलेशंस क्या है हमारे नेपाल के साथ। तो इंडिया जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि जो व्यापार होता है वो नेपाल के साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो कि लगभग अगर 2019-20 का हम डाटा निकालें तो देख पाएंगे कि ये 7 बिलियन से भी ज़्यादा है। कितने का होता है? 1 बिलियन में हम अगर इंडिया के अंदर देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ रुपए होते हैं, और ये टोटल कितना हो गया? लगभग 700 करोड़ रुपए का हमने, अगर यूएस डॉलर में आप इसको चेंज करेंगे तो और ज़्यादा निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या किया है? ट्रेड किया है। और ऐसे ही ये है कि नेपाल का जितना भी ट्रांजिट होता है वो लगभग सारा का सारा फॉरेन जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया उसको अपने बॉर्डर में अपनी जगह देकर उसको सी तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसी वजह से इंडिया के साथ इसके रिश्ते ठीक है। अब जो नेपाल में पॉलिटिकल टर्मोइल आ रहा है, क्योंकि तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रही हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज बदली जा रही हैं, अलायंसेस चेंज हो रही हैं। तो इस सब के बीच में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के लिए इस पर क्या रिस्क होना चाहिए और दिल्ली को इसमें क्या करना चाहिए। देखिए इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर जैसे मालदीव्स में हमने देखा कि एकदम से कोई गवर्नमेंट बदलती है, प्रेसिडेंट मोहम्मद जो यहाँ पर आते हैं जाइनो, वो क्या करते हैं? एकदम से प्रो चाइना हो जाते हैं, और इंडिया के लिए क्या हो जाता है? गलत बात हो जाती है, खास करके सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया ऐसा कदापि नहीं चाहेगा कि यहाँ पर चाइना की तरफ से इनको ज़्यादा सपोर्ट मिले और ये लोग भी प्रो चाइना हो जाएं और फिर मिलकर, क्योंकि देखिए इंडिया जो है यहाँ पर चाइना इवन बॉर्डर में इंडिया के इंटरनल डिफेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि चाइना क्या कर रहा है? नेपाल के साथ साथ में होते हुए रोड बना रहा है, और चाइना का कभी से ये मानना है कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो एक्चुअली चाइना का रीजन है। लेकिन इंडिया क्योंकि बहुत छोटे पास से यहाँ पर जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन से, तो इसी वजह से इंडिया क्या कहता है? नेपाल को ये बोलता है कि आप यहाँ पर मत आने दीजिए उनको, बिल्कुल आप यूएन तक चले जाइए कि ये तो हमारा लैंड, आप इतनी नज़दीक नहीं आ सकते हो। तो ये सारी की सारी बातें होती हैं और इसी वजह से चाइना को रुकना पड़ रहा है। तो यही कारण है कि इंडिया को यहाँ पर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसकी वजह से थोड़ा चिंतित भी हैं। हम देख रहे हैं कि प्रचंडा जो कि अब 69 ईयर्स के एक्चुअली में हो चुके हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर, उनका जो भी वो कर रहे हैं फ़िलहाल उसके लिए इंडिया थोड़ा सा एंग्शियस भी है, जो दिल्ली एक्चुअली में हम देख पाएंगे। और दूसरा हम देख पाएंगे यहाँ पर कि हम थोड़े से प्रभावित भी हैं उससे। लेकिन फ़िलहाल इंडिया को ऐसा भी नहीं है कि इनके पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल घुस जाना चाहिए। अब ऑथर के खुद के व्यूज़ यहाँ पर आते हैं कि इंडिया एक्चुअली में क्या करे, तो यही कह रहे हैं कि नेपाल जो फ़िलहाल दिस एरिया में है और इंडिया जो कि उसको इतनी इकोनॉमिक और डेवलपमेंट मदद करता है, जैसे कि कोविड का जब समय आया था तो भी इंडिया ने यहाँ पर लगभग 7 मिलियन की उनको एड पहुँचाई थी, मदद पहुँचाई थी, जिसमें बहुत सारी वैक्सीन थी, दवाइयाँ थी और भी जो मास्क वगैरह होते, तो ये सारी चीज़ें खाने से रिलेटेड हर चीज़ इंडिया ने उनको प्रोवाइड करवाया था एज अ बिग ब्रदर की तरह। इवन हम लोग ये टर्म भी यूज़ करते हैं, जो कि टर्म यहाँ पर हमारी जो पूर्व यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर होती थी सुषमा स्वराज, उन्होंने भी बोला कि कैसे जो
इंडिया है वो एक्चुअली में यहाँ पर नेपाल के लिए बड़े भाई की तरह है, बिग ब्रदर की तरह है, उसको प्रोटेक्ट भी करने में और उसको इधर से उधर कुछ मदद जब चाहिए उसको देने में भी। तो यस, बिल्कुल यही है कि न्यू दिल्ली की पोजीशन जब हम देखते हैं पॉलिटिक्स में और नेपाल के फ्यूचर में, तो वो अभी के लिए फ्लेक्सिबल उसको रखना चाहिए, क्योंकि नेपाल के जो लोग हैं सेंटर में उनको ये इंश्योर होना चाहिए कि उनको चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया हमेशा उनके साथ है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, नेपाल को कोई छोटा देश ना मानकर, जो कि स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए कि हम आपको बराबरी की तरह देखते हैं और आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो। नेक्स्ट आर्टिकल इज वाई कर्नाटका हैज़ बैंड फूड कलरिंग यूज्ड इन कॉटन कैंडी। देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो फूड का इस्तेमाल होता है, खाने में जो कलर्स का इस्तेमाल होता है, उसको नए नए रंग देने के लिए उसको बैन कर दिया गया है। अब ये कैसे आप देख पाएंगे, जैसे कि चिल्ड्रंस के लिए जो कैंडी होती है, ट्रीट होती हैं, इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि दिल्ली वगैरह के या अर्जोनिंग जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है उसमें ऐसी कैंडीज़ जो है, ये जो घुमंतु लोग होते हैं जो कि रोड साइड घूमते हैं, वो इनको बेचते हैं बच्चों के लिए। इसमें एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, क्या है वो, एक एजेंट है, कलरिंग एजेंट, जिसका नाम है रोडामाइन बी। अब ये जो रोडामाइन बी होता है, ये क्या करता है, या तो आपको रेड कलर दे देता है आप जिस भी चीज़ में इसको डालेंगे, या फिर ये पिंक कलर दे देता है, दो ये कलर देता है। और ये एक डाइंग एजेंट है, यानी कि क्या कर रहा है, डाई कर रहा है किसी चीज़ को। तो ये जो डाइंग एजेंट है, ये लॉन्ग टर्म हेल्थ में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब आप अगर इसको देखेंगे कि ये तो ठीक है, हम खाते हैं, बचपन में भी हमने ऐसी चीज़ों को खाया, लेकिन हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको साथ में खाते हो तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बॉडी पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में लंबे समय में इससे कैंसर तक होने के डर हैं और ये कैंसरजोनिक होता है। ये जो केमिकल है, इसका इस्तेमाल केवल और केवल एक्चुअली के अंदर कहाँ होना चाहिए, कपड़ों को, क्लोथ्स को डाई करने में होना चाहिए, और इसके अंदर टॉक्सिसिटी होती है, जहर तरीके से आप इसको मान सकते हो अगर ये आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए, क्योंकि ये ज़्यादा जो यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि गोभी मंचूरियन नाम की एक डिश है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरा हम देखते हैं कि जो ये कॉटन कैंडी आती हैं आपके पास में, इसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी हो रहा था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इन पे पूरा का पूरा बैन लगा दिया। अब गवर्नमेंट का ये भी बोलना है कि स्मॉल सिटीज़ में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कारण क्या है कि जो ये यहाँ पर होते हैं रोड पे घूमने हैं बेचते हुए, ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी दुकान से जाते हैं, एक तो इनको ये चीप भी मिल जाता है, और दूसरा ये लोग खुद में अवेयर भी नहीं है, जागरूक भी नहीं है, इनको इनके नुकसान का भी नहीं पता है। और जब ये कलर मांगते हैं तो क्या होता है कि जो भी इनको शॉप वाला दे देता है, इनको पता ही नहीं होता है कि ये खाने के लिए है भी या नहीं है, तो बस इनको लाल कलर मांगते और वो इनको मिल जाता है, और उसका ये इस्तेमाल कॉटन कैंडी बनाने में या फिर ऐसी डिश जो कि मैंने आपको पहले ही बताया गोभी मंचूरियम, ये सब बनाने के लिए कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि पहले ही जब हम इस केमिकल का नाम लेते हैं तो ये एक्चुअली में जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन है यहाँ पर मिनिस्टर्स के द्वारा, तो वो उसके अंदर पहले ही नहीं है। अब उसके अंदर नहीं है तो टेक्निकली क्या हो गया, ये वैसे ही बैन हो चुका है इंडिया में, लेकिन क्योंकि फिर भी इसका इस्तेमाल होता है खाने के लिए, तो अब इसको हम दोबारा बैन कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज सीमा, गूगल डीप माइंड न्यू एआई दैट कैन प्ले वीडियो गेम। देखिए, गूगल की तरफ से एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंट्रोडक्शन किया जा रहा है जिसका नाम है सीमा, और ये एक्चुअली में चैट जीटीपी और जो ओपन आई की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर सारा के नाम से भी हम देख पाएंगे सोरा, एक्चुअली में उन दोनों से ही डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये कहते हैं कि यूजुअली जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो पहले ही प्री डाटा सेट होती है, आपको पहले ही उसमें जो भी आपका डाटा है वो सेट करना पड़ता है, लेकिन इनकी जो सीमा होने वाली है वो क्या होगी, वो खुद से लर्न करेगी, सीखेगी। अब आप इसको सिर्फ एआई ना बोलकर एआई एजेंट भी बोल सकते हो। एआई एजेंट क्यों बोल सकते हो, क्योंकि एक तो ये खुद से सीखेगी, दूसरा ये इंस्ट्रक्टेबल है, आप इसको इंस्ट्रक्ट देंगे, आप बोलेंगे ये काम करो मेरे लिए, मल्टी वर्ल्ड एजेंट, तो वो आपके लिए वो काम वो प्रोसेस कर सकती है। अब ये गेम कैसे खेल सकती है, मान लीजिए आपने इसको कमांड दिया कि तुम
मेरे लिए एक ट्रेजर हंट करो, यानी कि जो खजाना होता है उसके लिए ढूंढो। ये कुछ वैसा ही आपको गेम बनाएगी, दिखाएगी और आपके साथ वैसे ही शो करना शुरू कर देगी। खैर ये अभी और मार्केट में सामने आती है तो इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना बहुत था। नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ यूएस प्लान्स टू डिलीवर गाजा एड। देखिए ये आर्टिकल अगेन एक्सप्लेन पेज से आया हुआ है, हम देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस में, और हम देखते हैं कि इसमें क्या बातें की जा रही हैं। यहाँ पर बातें हो रही हैं कि यूएसए जो है वो एक्चुअली में गाज़ा तक मदद पहुँचाना चाहते हैं, एड पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इज़राइल की आप लोकेशन देखिए और गाज़ा को देखिए तो इज़राइल जो है वो बॉर्डर लगाता है यहाँ पर इजिप्ट के साथ में भी, नीचे हम देख पाएंगे जो यहाँ पर इज़राइल है उसके साथ में भी हम देख पाएंगे, ऊपर हम जॉर्डन के साथ में भी। तो ये सभी की सभी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में इज़राइल के बॉर्डर है और ये किसी भी तरफ से गाज़ा के अंदर हेल्प नहीं आने दे रहा है। तो लैंड के थ्रू, ज़मीन के थ्रू तो वहाँ पे कहीं पे भी हेल्प नहीं आ सकती है। अब गाज़ा एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर कोई ऐसा शिप वगैरह बनाने के लिए पोर्ट नहीं बना हुआ है कि वहाँ पर कोई पोर्ट है कि आप समुद्री वहाँ पर मदद पहुँचा सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो यूएसए ने एक नए तरीके का एक समाधान यहाँ पर निकाला है जिसको बोला जाता है जॉइंट लॉजिस्टिक ओवर द शोर। अब जुलोट्स जो है ये एक्चुअली में पैलेस्टाइन और यूएसए दोनों ने ही मिलकर कर रहे हैं, और ये क्या करेंगे कि एक कार्गो शिप होगा, जिसमें कार्गो शिप क्या होता है, जिसमें सामान होता है, गुड्स होते हैं, और उसी के ऊपर ये फ्लोटिंग डक बनाएंगे, फ्लोटिंग डक जो कि तैर सकता है। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, छोटे छोटे सामान को बाहर निकालोगे, फिर इसी पूरे सामान को छोटी बोटों के अंदर रखोगे और ये छोटी बोटें जाएंगी यहाँ पर स्मॉल शिप्स के थ्रू एड को देने के लिए बायर्स के साथ में, और ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके यहाँ पर व्हीकल्स के अंदर डाला जाएगा और उससे फिर भेज दिया जाएगा लोगों के पास में। अब आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं फ्लोटिंग डॉक एक्चुअली में डूब क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसके ऊपर इतना सामान आप रख रहे हो फिर भी। ये कारण होता है दो कारणों की वजह से। एक होता है ब्योनोन्स, या ब्योनोन्स क्या होता है कि जब आपकी, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा डेंस नहीं है जितना डेंसिटी यहाँ पर किसकी है, जितनी डेंसिटी हम देख पाएंगे वोटर की है। तो क्योंकि वोटर ज़्यादा इससे अलग थलग नहीं हो रहा है तो इसी वजह से इसके ऊपर जो सामान है वो हमेशा ऊपर रहेगा। दूसरा कारण होता है फोर्स का। आप अगर किसी पानी की जगह पर फ्लोट के अंदर अगर आप किसी सामान को यहाँ पर ऊपर रखते हो और अगर आप उसके ऊपर कोई सामान और ऊपर रखोगे तो इतना ही फोर्स नीचे से पानी भी उसके ऊपर लगाएगा। तो क्योंकि ये फोर्स बराबर हो जाता है तो इसी वजह से ये डूबता नहीं है। तो यही कारण है कि इस प्रकार से ये एड यहाँ तक पहुँच जाएगी, मदद यहाँ तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी इन आईपीसीसी रिपोर्ट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खास करके जीएस पेपर 3 के लिए। क्लाइमेट चेंज के अंदर एनवायरनमेंट में हम इसकी बात करेंगे। और क्या होता है आईपीसी, सबसे पहले ये देखते हैं। आईपीसीसी होता है एक्चुअली में इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल और ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ग्रुप की यहाँ पर स्टडीज़ निकल कर आती हैं वो इसमें आता है। अब आईपीसीसी एक्चुअली में है किसके अंदर, क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंटल है तो इंडियन, यानी कि इसके अंदर अलग अलग गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करती हैं। इसमें यूरोप का 2 साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे, इंडिया के 2 साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे, यूएसए के कुछ 2 या 3 साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे। तो ऐसे अलग अलग जो साइंटिस्ट होंगे वो इसमें काम कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो ये समस्या है हमारी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उससे हम लड़ सकें। अब ये किसके अंडर में आती है, ये आती है यूनाइटेड नेशन के अंडर में। तो यूनाइटेड नेशंस का इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज ये बनता है, उसी की ये बॉडी है। और इसका काम क्या है, इसका एक ही काम होता है, इसका काम होता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च करना। अभी तक ये 6 रिपोर्टों को पब्लिश कर चुकी है और अब इसका 7वां असेसमेंट चालू हो चुका है कि 7th हम इसमें क्या करें। 2 साल पहले भी इसकी रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आए थे वो काफ़ी ख़राब थे, जिसकी 6.1 या 6A रिपोर्ट से हम जिसको जानते हैं, हमें पता चला कि जैसे मुंबई जैसे देश है, स्टेट है, या फिर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, ये सब बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन है। इनके अंदर क्या होगा 2030-35 तक ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलेगी। और कहीं पर जैसे कि इन्होंने क्या किया था, हॉट बल्ब यहाँ पर टेस्ट किया था जिसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमिडिटी होने वाली है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जाएगी, फिर उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इसके कुछ हमारे पास आउटकम निकल कर आए थे। अब मैं आपको बता दूं कि ये एक ही रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती है, इसका काम होता है 3 रिपोर्ट्स को पब्लिश करना। पहली रिपोर्ट्स में ये क्या करते हैं, पहली रिपोर्ट्स में बताते हैं ये वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट्स फिजिकल साइंस से रिलेटेड कि एक्चुअली में एनवायरनमेंट काम कैसे करता है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्या क्या इसके कारण है चेंज होने के। दूसरी जो रिपोर्ट होती है इसमें 6.2 के नाम से, उसमें होता है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन का अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, कैसे अब ये यहाँ पर अलग अलग कंट्री के ऊपर इसका क्या क्या अंजाम निकल कर आएगा। और तीसरा हम देखते हैं जो कि होता है मिटिगेशन से रिलेटेड कि अब ये सब तो हो गया है, इसको तो हम लोग नहीं ख़त्म कर सकते, जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन इसको मिटिगेट कैसे करें, अब इसको ख़त्म करने के लिए आगे क्या क्या करना चाहिए और उसका समाधान क्या हो सकता है आगे इसके लिए। तो देखिए अब जो रिपोर्ट आई है वो आई है तीसरी रिपोर्ट मिटिगेशन एक्शन के ऊपर। अब ये जो मिटिगेशन एक्शन है इसके लिए यहाँ पर आईपीसीसी ने 500 ऐसी फ्यूचर इमिशन स्ट्रेटजीज बताई हैं। फ्यूचर इमिशन यानी कि फ्यूचर में जो एमिशन क्या होता है, किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बर्फ़ या ग्लेशियर्स है वो पिघल रही हैं, वो पिघलने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेपराइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे सब कुछ जो सिस्टम है हमारा वो बदल रहा है एकदम से। समुद्र जो है वो गर्म हो रहे हैं, पानी जो है वो ग्लेशियर के साथ साथ में हम देख पाएंगे कि जो बर्फ़ पूरी की पूरी है पहाड़ों के ऊपर है वो सब कुछ पिघल रहा है, जो कि हमारा फ्रेश वाटर का एक सोर्स भी है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, जो कि पेरेनिलियन रिवर्स होती हैं वो, क्योंकि वहीं से पानी का सोर्स रखती हैं। और अगर इतना ज़्यादा वो अगर पिघल जाते तो इससे क्या होगा, सी लेवल जो होंगे वो राइज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और जो लैंड मास के बहुत सारे वो उसके नीचे दब जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप खुद ब खुद यहाँ पर हम हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं। क्या आपको पता है वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ईस्टर्न घाट्स क्या है, चौड़े हैं, वाइडर हैं, और वेस्टर्न घाट क्या है, नैरो है। क्यों है नैरो, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो कि नेचुरल अभी नहीं है वो पहले चौड़े होते थे और उसमें द्वारका जैसी सिटी भी होती थी, जो समुद्र के लेवल के या तल के बढ़ने की वजह से क्या हो गया, पानी के अंदर डूब चुका है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे पास होंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक आइलैंड था जो सबसे पहले ऐसे पानी में डूबता है, और उसी को हेल्प कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि ठीक है वहाँ के जो निवासी हैं वो इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो पहला ऐसा आइलैंड था। कौन सा वो आइलैंड है, ईस्ट तिमोर। देखिए अब हम चलते हैं दोबारा, ये प्रीलिम से स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ अलग से थी, अब हम चलते हैं रिपोर्ट की तरफ में। तो इन्होंने 500 स्ट्रेटजीज बताई। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि देखिए अलग अलग कंट्रीज़ हैं और वो अलग अलग फेज़ में है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पूर्ण तरीके से क्या हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, विकसित हो चुकी हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग फेज़ में चल रहे हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी अंडर डेवलप हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर काम करने की आवश्यकताएँ हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने पहले एक इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आया, बहुत ज़्यादा ट्रेड किया और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पहले ही कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से कार्बन एमिशन वो कर चुके हैं। अब क्योंकि इनके पास पैसा भी है तो ये क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट से ज़्यादा पैसा देकर उसको टारगेट करके काम भी कर सकते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी है जो कि है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, अब इनके पास क्या है, इनके पास एक तो इनकम कम होती है, पैसा इतना ज़्यादा है नहीं। दूसरी बात यह है कि इनको अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कार्बन को या फ्यूल वगैरह को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ कंट्री हैं जिन्होंने 2047 तक का टाइम फ्रेम मांगा है कि वो क्या करेंगे, नेट जीरो कार्बन को कर देंगे। दूसरी कंट्री है इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग है, जिन्होंने समय मांगा है यूनाइटेड नेशन में कि हम 2070 तक इस पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। और कुछ कंट्री ऐसी हैं जो 2021 तक जाकर यहाँ पर कह रही है कि नहीं हम तो इसको बंद ही नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री, उनकी पूरी इकोनॉमी किस चीज़ पे काम डिपेंड कर रही है, फ्यूल्स पे डिपेंड करती है, जिसका इस्तेमाल करने की वजह से ही यहाँ पर कार्बन जो ट्रैप हो चुकी थी वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। अब इसकी जो मैं आपको एक स्टेटमेंट समझाना चाहती हूँ कि इसकी गहराई कितनी है कार्बन की, वो आर्टिकल में नहीं है लेकिन एज एन एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो सोच कर देखिए। हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 4.8 बिलियन सालों पहले यहाँ पर बनी थी। हम बोल सकते हैं कि लगभग 4800 करोड़ साल पहले ये बनती है।
अब ये जो बन चुकी थी उस समय पे, तो यहाँ पर बहुत सारी गैसेज होती थी। कौन कौन सी गैसेज होती थी? ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड थी सबसे ज़्यादा, उसके बाद हम नाइट्रोजन को देखेंगे, हीलियम को देखेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे, नियोन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, और ऑक्सीजन बिल्कुल ना मात्रा में थी, यानी कि थी ही नहीं ऑलमोस्ट। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज होता है, धीरे धीरे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है अर्थ का वो कूल होकर क्या होता है, बदलना शुरू हो जाता है। जब ये बदलता है तो क्योंकि कभी कभी सूरज की तरफ से क्या होता है कि यहाँ पर सोलर विंड आ जाती हैं, सोलर विंड आती है, गर्मी आती है, इन्फ्लुक्स होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पानी ऊपर जाता है जो कि रेन बन जाता है क्लाउड्स वगैरह के अंदर। कभी कभी वोल्केनोज वगैरह फट जाती हैं जिसकी वजह से जो मैग्मा बाहर आता है वो यहाँ पर आकर जम जाता है ठंडे होने की वजह से। तो बहुत समय के बाद में ये हैबिटेबल होने लगती है धीरे धीरे, और कुछ प्लांट्स वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करने लगते हैं। अब ये प्लांट्स तभी आएंगे क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। जब बारिश हो रही है तो कार्बन क्या थी, जो कार्बन हवा में होती थी वो पानी के सहारे जाके ज़मीन में चली गई है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कार्बन कम होने लगी। हाइड्रोजन, हीलियम जैसी जो गैसें थी वो, क्योंकि अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो चुका है, डेंस हो चुका है थोड़ा सा, तो वो डेंस एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकती थी, लाइटर गैसें हैं तो ये ऊपर की तरफ चली जाती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई चीज़ आपके पास वाटर में डालने के लिए है, कोई एक भारी चीज़ है जो पानी में डूब जाती है, कोई हल्की चीज़ें होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 25 किलोमीटर के ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो आप आज भी हाइड्रोजन और हीलियम की प्रेजेंस वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाएंगे। इससे नीचे हम इतना ज़्यादा नहीं उसको पाते हैं, और 90 किलोमीटर जो पूरा का पूरा है उसके बाद तो आप केवल हाइड्रोजन और हीलियम को ही पाएंगे अगर आप इस तरीके से ऊपर चले जा रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि कितने ऊपर जाने पे 90 किलोमीटर हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 8 किलोमीटर का सबसे हमारा बड़ी पर्वत की चोटी है जो कि हमें माउंट एवरेस्ट की चोटी है। तो उस 8 किलोमीटर से भी जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे 90 किलोमीटर तक, तब ही आप हाइड्रोजन और हीलियम को ज़्यादा मात्रा में पाएंगे। खैर, अब आप सोच चुके होंगे कि कार्बन जब एक समय पे बहुत ज़्यादा था तो उस समय पे अर्थ पे न कुछ भी नहीं हो सकता था, ना प्लांट्स ज़्यादातर रह सकते थे क्योंकि वो लोग भी जनरेट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तभी बहुत लंबे समय के बाद में ऑक्सीजन आई है। इसी प्रकार से अगर कार्बन का इंटेक अब फिर से दोबारा बढ़ जाता है, फोसिल फ्यूल जो कार्बन जम गई थी, धरती के नीचे ट्रैप हो गई थी, कभी फोसिल फ्यूल के अंदर चली गई थी, जब हम उनको दोबारा से जलाते हैं तो जो कार्बन उसमें थी वो दोबारा से रिलीज हो जाती है और एटमॉस्फेयर के अंदर फिर से चली जाती है। तो आप सोचकर देखिए कि अगर ये कार्बन का लेवल पहले की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी इंसेक्ट क्या नहीं कर सकता है, जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। इसी वजह से वाटर के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, किसी जीव का जन्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और यही कारण है कि इतने सारे देश, इतने सब मिलकर एक साल बोल रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्लाइमेट को चेंज होने से रोकना पड़ेगा। क्लाइमेट पहले भी चेंज हुआ है, हेलोस्टाइन पीरियड जो होता है उस समय भी चेंज होता है। पूरी अर्थ जो है उसके ऊपर लगभग 90% अर्थ के ऊपर यहाँ पर बर्फ़ जम गई थी, डायनासोर यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सारे जो हाथी की प्रजातियाँ होती थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई स्पेशल स्पीसीज हैं और जीवित ही रहेंगे। ह्यूमंस जो होते थे वो जैसे कि अलग अलग स्पीशीज़ होती है, आप देख पाएंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर एक इंसान ही ऐसे हैं जिनकी केवल एक स्पीशीज़ बची हुई है जो कि है होमो सेपियंस। हमारी पहले और स्पीशीज़ थी और आज से 60,000 साल पहले तो कम से कम हमारे जैसे 6 और प्रजातियां होती थी इंसानों की। नियंदरथाल जिनमें से एक थे, होमो इरेक्टस जिसमें से एक था, हम अदर और कुछ आइलैंड्स पे जो लोग रहते थे उनकी भी बातें कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग तो हमेशा के लिए ही जीवित रहेंगे, हम लोग तो बहुत समझदार हैं। तो इसी वजह से हमें पहले ही जो चीज़ हो सकता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर IPCC के द्वारा रिपोर्ट्स दी गई हैं। इसका मेन मकसद यही है, अभी भी यही कह रही है कि एक तो कॉमन आपको सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी लोग यहाँ पर है, जितने भी देश हैं, उन सबको क्लाइमेट को चेंज होने से रोकना है। दूसरी बात डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए कोई अमीर देश है तो उसको ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि वो कर सकता है, उसके पास काबिलियत भी है, कैपेसिटी भी है, क्षमता भी है। और कोई जो डेवलपिंग
डेवलपिंग कंट्री है उसको थोड़ा कम करें, और जो कुछ कंट्रीज़ को जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, जिन्होंने इतना ज़्यादा नहीं किया, उनको क्या मिलना चाहिए, कंपेंशन भी यहाँ पर मिलना चाहिए। ये थे पूरा का पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है हाउ वर द न्यू इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्टेड। जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं नए अभी सिलेक्ट हुए हैं वो कैसे सिलेक्ट होते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको सुनते ही याद आता होगा आर्टिकल 324, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो। और आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में लगभग सब कुछ बताया गया है। अब इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन खुद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है। अब दो तरीके की बॉडीज़ होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और एक है हमारे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, जिनको किसी कानून के तहत पार्लियामेंट में बनाया गया है और वो संविधान में एग्जिस्ट नहीं करती थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है, जो पहले से ही संविधान जब बन रहा था तो उसी के अंदर है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन कौन सी बॉडीज़ ऐसी हैं। 8 या 10 11 ऐसी बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और कौन कौन सी ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं अंदर हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रीलिम्स का सवाल बन जाता है इसमें से कि ये बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। खैर अब हम आगे चलते हैं। अभी हमें पता चला था कि ये रिटायर्ड जो IAS ऑफिसर थे वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और यहीं से आप लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि सिर्फ IAS बनना ही आपका वो जो करियर है वो नहीं होता है। रिटायर होने के बाद भी आपके पास बहुत सारे चांसेस होंगे, तो बिल्कुल जम कर जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और दूसरे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरे थे वो थे राजीव यहाँ पर नाम से, और उन्होंने क्या किया, सडनली रिज़ाइन कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये जो 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं ये कब हुए, पहले संविधान के अंदर एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था और वो इलेक्शन कमिश्नर क्या करता था, इलेक्शन का सारा काम संभालते थे। लेकिन जब 1989 के अंदर जो वोटिंग की एज थी वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी थी, तो ये जो अमेंडमेंट था इस समय पे 2 और इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया गया। अब देखिए इनको नियुक्ति कैसे करनी है, आर्टिकल 324 इसकी बात नहीं करता है कि इनको कैसे आप लोग चुनेंगे, इनका चुनाव कैसे करेंगे। तो वो कहता है कि जब तक पार्लियामेंट जैसा कानून बनाना चाहे तब तक के लिए आप इसको प्रेसिडेंट जो होंगे वो इसको क्या करेंगे, चुनेंगे। अब प्रेसिडेंट ही यहाँ पर इनको बनाते थे, लेकिन एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का वो केस एक्चुअली में 2023 में ही जाता है, जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बात आती है कि इनका चुनाव फेयर तरीके से होना चाहिए। केस क्या था, केस यहाँ पर था अनूप बर्नावाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत रिसेंट केस है तो याद रखिएगा, आपने किसी मेंस के आंसर में लिखेंगे, इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अभी सवाल आ सकता है मेंस में GS पेपर 2 के अंदर में, तो वहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी 1 या 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इसका। तो देखिए इसके अंदर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था, एक 5 जजेस का बेंच बैठता है, और हमारे जो CGI थे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो वो भी यहाँ पर बैठते हैं और वो एक जजमेंट देते हैं कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाती है तब तक अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनाव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमेटी बनेगी। उसके अंदर एक तो होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरे यहाँ पर होंगे आपके CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये तीनों यहाँ पर मिलकर बताएंगे कि कौन से जो कैंडिडेट हैं जो पहले ही कानून मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त करके भेजे जाते हैं कि 6 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से आप चुनाव कर लीजिए, आपको कौन कौन चाहिए। इनको जो नोटिफाई किया ये 3 मिलकर इसको करेंगे। पार्लियामेंट क्या करती है, इस आने के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में एक एक्ट लेकर आती है जो कि जाना जाएगा यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस ऑफ टर्म्स एक्ट 2023। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक इलेक्शन कमिश्नर जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है क्या वो ज़्यादा पावरफुल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी पावर्स लगभग बराबर होती है, तीनों के साथ में इलेक्शन कमीशन की भी। जस्ट क्योंकि एक इलेक्शन कमिश्नर और ये मल्टी बॉडी अब बन चुकी है तो एक का नाम क्या है, चीफ होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके पावर एक्स्ट्रा ज़्यादा होती हैं। खैर ये क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता था तो इसी वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर देती रहती हूँ। अब हम चलते हैं कि ठीक है ये एक्ट आता है और इसमें कमेटी तो बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि ये कमेटी रहेगी जब तक पार्लियामेंट कानून ना बनाए, कमेटी तो बनी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव आया।
जैसे कि कमेटी में प्रधानमंत्री को रखा गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रखा गया, लेकिन अब उन्होंने चीफ जस्टिस को हटाकर यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर को कर दिया कि कोई भी यूनियन का जो मिनिस्टर है वो यहाँ पर तीसरा भाग होगा। अब यूनियन मिनिस्टर कौन बनाता है? जिसकी गवर्नमेंट उसी का यूनियन मिनिस्टर। तो सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनकी के पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपना जो कैबिनेट है उसको चुन सके, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको चुनाव वो करते हैं, और जब चाहे वो किसी को भी बोल सकते हैं कि तुम रिजाइन कर दो, और प्रेसिडेंट उनको हटा देते हैं। तो देखिए, जिसके पास इतनी शक्ति है तो इससे क्या हो गया कि गवर्नमेंट के पास 2 वोट हो जाती हैं जो कि मेजोरिटी में होती है, और सिलेक्शन के लिए हमें मेजोरिटी ही चाहिए होती है। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी 1 वोट हो गई है। अब ये मामला बार बार सुप्रीम कोर्ट में फिर से जा रहा है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर रहा था। अभी उन्होंने इसके ऊपर दोबारा से इसको एक्सेप्ट किया है। देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट से क्या दोबारा से आता है। और कारण यही दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मंशा दिखाई थी कि जस्ट होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, वो फेयरनेस ही यहाँ पर तोड़ दी गई है, क्योंकि CGI को इसमें से हटा दिया गया था। अभी नए इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव हुआ, जो कि गायनेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। दोनों ही रिटायर्ड IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और इन दोनों का जो सिलेक्शन हुआ है वो इसी कमेटी के द्वारा, जिसमें यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर को देख पाएंगे, यूनियन मिनिस्टर को देख पाएंगे, और साथ ही में लीडर ऑफ अपोजिशन को देख पाएंगे। इन्हीं तीनों को लिया गया था। यूनियन मिनिस्टर की जगह यहाँ पर होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, वो इसमें भाग में थे, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं लोकसभा में, वो यहाँ पर एज अ मेंबर थे। Next article is what is HbA1c test and why it is used to check for diabetes। देखिए, डायबिटीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट की बात हो रही है, और क्यों इसका चेक किया जाता है। तो एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, हम देखते हैं कि फ़िलहाल इंडिया के अंदर लगभग 10.13 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मधुमेह की बीमारी हो चुकी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 13.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी प्री डायबिटिक्स है, यानी कि अगले आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर या 4 सालों के अंदर अगर उनका लाइफस्टाइल सेम ही रहता है तो उनको डायबिटीज़ हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा टोटल रूप से। अब हम देखते हैं कि ये संख्या में उन लोगों को गिना ही नहीं गया है जिनको डायबिटीज़ और हो सकती है। अब किन किन को हो सकती है? इंडिया के अंदर 35% ऐसे भारतीय हैं पूरी टोटल पॉपुलेशन में से जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है। इंडिया के अंदर दूसरा अगर हम डाटा देखें तो देख पाएंगे 40% ऐसे इंसान हैं जिनको अब्डोमिनल ओबेसिटी है। अब ये क्या होता है? अब्डोमिनल का मतलब होता है पेट से रिलेटेड, और क्योंकि इंडियंस में जब हम मोटापा देखते हैं तो वो फुल बॉडी ओबेसिटी ना होकर एक्चुअली में पेट के आसपास ही ओबेसिटी ज़्यादा मिलती है, तो यही उनका मोटापा है। अब जो हमने बात की हाइपरटेंशन की, प्लस हमने बात की अब्डोमिनल ओबेसिटी की, ये दोनों ऐसे कारक है जिनकी वजह से यहाँ पर हम क्या देखते हैं? डायबिटीज़ को देख पाते हैं। तो मधुमेह इनकी वजह से भी होता है, हालांकि इनको गिना नहीं गया है। इनको बिना गिने ही हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कितने हैं? लगभग 24 करोड़ पहले ही इंडिया के अंदर डायबिटिक पेशेंट हैं। तो फ्यूचर में अगर हम देख पाए तो हमें लगता है कि ये जो मात्रा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और 33% भारत की जो 33% यहाँ पर पॉपुलेशन है उनको डायबिटीज़ हो चुका होगा। इसको रोकने के लिए 2018 के अंदर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है यानी कि ICMR, उन्होंने गाइडलाइन दी और उन्होंने बोला कि जो भी इंसान यहाँ पर 30 साल से ऊपर की आयु उनकी हो चुकी है उन सभी को HbA1c टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, गवर्नमेंट में चाहेंगे तो फ्री में हो जाएगा, और वैसे भी ये 300 से 400 रुपये का टेस्ट है। लेकिन ये टेस्ट क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक ऐसा टेस्ट है जो एक तो 3 से 4 महीने की आपकी ग्लूकोज का लेवल क्या है उसको बताता है। आप ग्लूकोज का लेवल किससे बढ़ता है? ग्लूकोज एक्चुअली में एक तरीके से हमारा बढ़ता है शुगर खाने की वजह से। मीठा जो आपके अंदर होता है वो क्या कन्वर्ट करता है? खुद को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। और इसकी टेस्टिंग कैसे होती है? हेमोग्लोबिन से। अब हेमोग्लोबिन, कुछ बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि हेमोग्लोबिन तो ब्लड को ही बोलते होंगे, लेकिन एक्चुअली में हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड का एक पार्ट होता है। देखिए, हमारा जो ब्लड होता है वो एक्चुअली में अगर आप उसको बाहर निकालेंगे, घुमाएंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि थिक यहाँ पर रेड ब्लड सेल उसके अंदर होंगे। फिर ऊपर का जो ब्लड होता है वो एक्चुअली में रेड ना होके थोड़ा सा पिंकिश शेड में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स होती हैं। उसके अंदर हम देख पाएंगे कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर ही हेमोग्लोबिन भी होता है। तो ये हेमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन है,
और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब हर ब्लड सेल को ये क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, यही इसका काम है। जब आप इस हेमोग्लोबिन को यहाँ पर निकालेंगे, ब्लड से बाहर निकाल के इसका टेस्ट करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाता है खून के अंदर 2-3 महीनों से ग्लूकोज का लेवल कितना चल रहा था। अब इसके अलग अलग नंबर आते हैं, जैसे कि जब आप इस टेस्ट को करेंगे तो आपके पास नंबर कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर, मान लीजिए। तो जो 5% की यहाँ पर होती है 5.7 की, तो अगर इतना आपका ग्लूकोज लेवल आ जाता है तो ये कितना होता है कि अभी आप प्री डायबिटिक फेज में चल रहे हो। अगर आपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो अगले 2 से 3 साल में आपको मधुमेह हो चुका होगा। अगर आपको इसमें लगभग 6.0% तक का आता है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये 42 से 47 MOM या MOL में भी आ सकता है। MOL क्या होता है? MOL आपका होता है मोलिक्यूल को यहाँ पर किसी चीज़ का टेस्ट करना, और ये क्या होता है? मोल इज़ ए यूनिट होती है जो खासकर केमिकल सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो अगर आप इसका ये 6% तक आता है या 6.4 तक आता है, तो ये क्या होता है कि आप ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ हो चुका है। तो 6% से ऊपर जाते ही कोई भी इंसान डायबिटिक हो जाता है, उसको ऑलरेडी मधुमेह हो चुका है। ये टेस्ट सभी को 30 की उम्र से होते ही करवा लेना चाहिए। अब हमारे सामने इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेंस में इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जीएस पेपर 3 में, और जीएस पेपर 3 में भी हेल्थ के कंपोनेंट में हम इसको देख पाएंगे। अब सवाल आ सकता है, सवाल क्या आ सकता है? सवाल यही आ सकता है कि एक्चुअली में डायबिटीज़ जो है वो इंडिया के लिए बर्डन बनती जा रही है, और बर्डन भी क्या है? डबल बर्डन है हमारे ऊपर। डबल बर्डन क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर हाइपरटेंशन है, दूसरा हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होती है वो भी हो जाती है। इसी वजह से वैसे ही इंडिया है वो वर्ल्ड की हार्ट अटैक कैपिटल बन चुकी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बन रहे हैं, इंडिया के हेल्थ सेक्टर के ऊपर। उसमें कैसे सुधार हो? तो उसमें से एक प्रिवेंटिव फेज़ ये हो सकता है कि इन टेस्ट को पहले ही करवाया जाए 30 साल से जो ऊपर के इंसान, उन सभी में, ताकि इसको रोका जा सके। खासकर जब कोई महिला, लेडीज़ जो होती हैं, उनको अगर वो प्री डायबिटिक फेज़ में चल रही हैं या फिर डायबिटीज़ का जो फेज़ है उसके अंदर है, अगर वो उसी समय पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो बहुत सारी ये बात होती है कि जब वो बर्थ देंगी तो उनको भी डायबिटीज़ हो चुका होगा, और उनके जो बेबी होंगे उनको भी डायबिटीज़ हो चुका होगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एडवाइजरीज ये निकाली जा रही हैं कि हमेशा अगर कोई कपल प्रेग्नेंट होने की सोच रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? पहले ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, HbA1c। और अगर आप प्री डायबिटीज़ फेज़ वगैरह में, तो पहले आप 1-2 साल के लिए उसको क्या करें? आगे भेजें, और अपना जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर काबू करें। ये करना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है? ये टेस्ट जो है ये एक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के द्वारा पहले ही 2009 में इसको क्या किया जा चुका है? प्रूव किया जा चुका है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है साइंटिस्ट बिल्ड ए कैमरा टू शो हाउ एनिमल सी मूविंग थिंग्स। देखिए, हमें पता है कि इंसान जो होता है वो एक्चुअली में किसी भी चीज़ को हम देख पाते हैं, तो कैसे देख पाते हैं? इसका कारण होता है, मान लीजिए आपके सामने एक ट्री है, ये ट्री है, यहाँ पर आपका सन है। सन क्या करता है? शॉर्ट वेव्स में कुछ लाइट को ट्री के ऊपर डालता है। अब यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है, और ये जो ह्यूमन बीइंग है ये यहाँ पर इसको देख रहा है। अब ये क्या होगा? पहले जो लाइट सन से आई थी वो ट्री पे गिरेगी, वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर इंसान की आंखों में जाएगी। आपने कभी अपनी आइज़ को देखा होगा, तो हमारा इरिश का पार्ट होता है, उसी के अंदर हमारी आइज़ होती है, और बहुत छोटा ब्लैक पार्ट आपको दिखाई देता है इसके अंदर। ये ब्लैक पार्ट क्या है? ये खाली है, यहीं से क्या होता है? लाइट अंदर एंटर कर जाती है। अब ये लाइट जब अंदर एंटर करेगी तो एक सेल्स होते हैं, इन सेल्स को क्या बोला जाता है? फोटो रिसेप्टर। फोटो शब्द जहाँ पर भी आ जाए उसको आप सनलाइट से रिलेट कर सकते हो। तो फोटो रिसेप्टर्स का क्या मतलब होगा कि अब ये फोटो लाइट को ये रिसेप्ट कर रहे हैं, और उसके बाद सामने वाली चीज़ को ये लोग हमें दिखाते हैं, हमारा ब्रेन को ये बताते हैं, न्यूरॉन्स को, कि हमारी लाइट कुछ ऐसी आई थी। और हमारे ब्रेन में जो पेड़ ऐसे खड़ा हुआ था, इंसान के ब्रेन में उसकी इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। और ये उल्टी बनने के बाद हमें आइज़ में वो इमेज कैसे दिखाई देगी? सीधी दिखाई देगी, इसी तरीके से। तो ये पूरा प्रोसेस है किसी चीज़ को देखने का।
यही ऐसा ही प्रोसेस कुछ मिलता जुलता बिल्कुल एनिमल्स का भी होता है। सभी जो इंसेक्ट्स होते हैं, हनी बीज होती है, वो भी इस तरीके से देखती हैं। लेकिन फ़र्क होता है तो एक जगह क्या होता है, फोटो रिसेप्टर जो होते हैं सेल, वो हर एनिमल के अलग अलग हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ हमें सुंदर हरे रंग की दिखाई दे रही है वो किसी डॉग को हरे रंग की ना दिखाई दे कि कैसे दिखाई देगी, रेडिश या फिर इस कलर की दिखाई देगी। तो ये सारे के सारे फ़र्क है। कैसे एक हनी बी जो होती है वो अलग तरीके से देखती है, कैसे हम जो इंसान हैं वो अलग तरीके से देखते हैं। अब इसी को समझने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैमरा बनाया है। साइंटिस्ट ये कहाँ पर है, इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है उसके अंदर यहाँ पर काम की। इन्होंने अपना जो काम है वो PLOS बायोलॉजी के अंदर यहाँ पर पब्लिश किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सुशेक एंड जॉर्जिया मेंसन यूनिवर्सिटी और USA ने तीनों ने मिलकर एक कैमरा को बनाया। अब इसमें जो मूविंग चीज़ें हैं, जैसे कि पत्ते हिल रहे हैं, कोई चीज़ जा रही है, तो उसको आप देख सकते हो कि वो आपके किसी पेट को, वो कैट को किस तरीके का दिखाई देगा, वो किसी डॉग को किस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ से आप इथिक्स का एक और पार्ट समझ सकते हो। देखिए चलिए मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। GS पेपर 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं परसेप्शन। आप लोगों ने बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि सारा खेल नज़रिए का है, सोच का है। यहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते हो और इसको एज एन एग्जाम्पल देख भी सकते हो कि कैसे हमें नहीं पता होता है। हमारी आइज़ की जितनी क्षमता है लाइट को देखने की, हम इंफ्रारेड लाइट्स को नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट लाइट्स को नहीं देख सकते। जो बीच का है सिर्फ इसी लाइट को हम देख पा रहे हैं और उसी को हमारा दिमाग जैसा दिखाना चाह रहा है हमें दिखा रहा है। एनिमल्स में वो अलग तरीके से दिखा रहा है उसी चीज़ को। तो ये क्या है कि नज़रिया, कि देखने का ढंग, आपने किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेट किया, ये बात सच्चाई है, ना कि वो चीज़ वैसी ही है। कभी भी आप इस बात का पता नहीं लगा सकते हो कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो वैसा है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में रिएक्ट कर रहा है लाइट से हमारी आंखों की तरफ से। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ती हैं जो कि है आइस क्यूब द बिग चिल न्यूट्रिनो स्पॉटर। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिनो क्या होता है। आइस ट्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो कि अर्थ के साउथ पोल के ऊपर लगाई गई है। अब हम देखते हैं एक और यहाँ पर मैं फैक्ट आपको बताती हूँ कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जब हम बातें करते हैं तो ये प्री के अंदर पूछा गया सवाल है। यहाँ पर पूछा गया था कि कैसे नॉर्थ पोल का जो टेम्परेचर है वो लोअर होता है और साउथ पोल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। नॉर्थ पोल पे आप बहुत ही बड़ी ग्लेशियर को आर्टिक में नहीं देख पाएंगे, जो कि हमें दर्शाता है कि नॉर्थ पोल का टेम्परेचर -70 डिग्रीज तक होता है। और साउथ पोल पे आप बहुत गहरी मोटी ग्लेशियर की परतों को देख पाएंगे, जिससे हमें वहाँ पर जाकर पता भी चलता है कि -90 डिग्री तक होता है। तो साउथ पोल के ऊपर जो टेम्परेचर है वो नॉर्थ पोल से कम होता है। ये एक चीज़ सच्चाई है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब हम चलते हैं कि आइस क्यूब क्या होता है। देखिए आइस क्यूब न्यूट्रोनो, अब पहले तो इसको समझने के लिए कोई आइस क्यूब है, आइस के अंदर इसको लगाया गया है, इसीलिए इसको आइस क्यूब बोला जाता है। जो ग्लेशियर है लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे तक इसको रखाया गया है। न्यूट्रोनो क्या है, क्योंकि न्यूट्रोनो को ये क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके उसके ऊपर ध्यान लगा के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है न्यूट्रोनो। अब ये पूरा आर्टिकल मेंस में कभी नहीं आएगा, पूछा भी जाएगा तो आपसे सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर समझ रहे हैं ताकि हमारी याददाश्त और हमारी समझ ज़्यादा अच्छे से कैसे बने। हम देख पाएंगे कि न्यूट्रोनो एक्चुअली में लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। जो लाइट आपके यहाँ पर जाती है जो कि मैटर के साथ में कम इंटरेक्ट करते हैं, और ये बर्फ़ में भी पाए जाते हैं क्योंकि लाइट क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर पा रही है। क्योंकि ये मैटर से कम इंटरेक्ट करते हैं तो इसी वजह से इनको गोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है कि बहुत कम इनका पता चलता है। तो आइस क्यूब जो है वो एक्चुअली में जो ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है साउथ पोल पे, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो न्यूट्रोनो टेलीस्कोप है वो है, और ये बहुत ही क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस क्यूब के अंदर ये फैली हुई है। इसका काम क्या है, इन चीज़ों को समझना है। ये बहुत लंबे समय के बाद, हो सकता है कि आपको 100 सालों में कब जाके 2-4 न्यूट्रोनोज का पता चले, तो ये बहुत लंबा समय लेते हैं। इनको ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल है, ये इंटरेक्ट नहीं करते मैटर के साथ में। और ये इनको पकड़ता कैसे आइस क्यूब, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं। बर्फ़ के अंदर सेंसर्स हैं और उन सेंसर्स में जो न्यूट्रोनो होते हैं वो रेडिएशन को निकालते हैं, और जब ये रेडिएशन बाहर आती है तो ये सेंसर का काम है कि इस रेडिएशन को समझ लेना, और उससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर न्यूट्रोनोज हैं।
खैर यहीं पे आज के हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे और हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊँगी। और फ़िलहाल के लिए जाती हूँ, लेकिन पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।